Assalamualaikum, good morning, सुबह बखैर। Good morning everybody, welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah and the weather is lovely। मेरा ख्याल है अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां हम कराची वाले ज़रा यूज्ड टू हो गए हैं थोड़ी सी ठंड के, और अब सब अच्छा लग रहा है। However, it is really cold। हमें पता चला है इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब में ज़्यादा एरियाज़ में ऑफ कोर्स it seems like it's going to rain this week as well। अच्छा, धुंध का सिलसिला खत्म हुआ या कम हुआ, प्लीज आप लेकिन बारिश होगी ना इस हफ्ते, बारिश की भी पेश गोई की जा रही है। सो होपफुली कुछ बारिश हो, कुछ गर्द आलूद हवाएं छटें, आसमान ज़रा साफ हो। वैसे तो ऐसा लगता है कि अपने मुल्क के हालात देखें तो धुंध ने हमें अपनी ऐसी लपेट में लिया है, ऐसी लपेट में लिया हुआ है कि हद निगाह बिल्कुल सिफर पे आ गई है। मौशी हालात, कल स्टॉक एक्सचेंज का हाल देखें, IMF के साथ मुआहिदा किस समत आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो बेयकीनी की सूरत हाल। आम आदमी महंगाई में पिस रहा है, एक तलवार अभी तक डिफ़ॉल्ट होने की सर पर लटक रही है, मंडला रही है, जिसकी वजह से और बेयकीनी पैदा हो रही है। थिंग्स आर नॉट गुड और पॉलिटिकल इस्तेहकाम भी नहीं आ रहा ना। और अगर ये सब कुछ काफ़ी नहीं था तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कराची जो है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे लाहौर, माशाल्लाह, मतलब उसमें भी हम जो हैं वो टॉप पे जा रहे हैं। और ये महीने तो आपको पता है ना कि दुनिया में हमने अपने नाम कर लिए होते हैं कि और कोई आगे नहीं बढ़ेगा, माशाल्लाह हमारा ये हाल है। एंड वी आर आल्सो नाउ टेकिंग बेट्स के निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, आप हमें लिख के बताइएगा जियो पाकिस्तान टीवी पे। डोंट से दैट, ये मजाक था, ये बिल्कुल मजाक की बात हो रही थी। वी डू नॉट बेट। अच्छा जी, अब जैसे आप बात कर रही थी, इसी दौरान कराची दूसरे नंबर पर हो गया है और लाहौर तीसरे नंबर पर हो गया है, और पहले नंबर पर क्या नई दिल्ली आ गया? हाँ, नई दिल्ली आ गया है। मुझे बात नहीं अच्छी लगी। आई लाइक टू बी लाइक यू नो, ये हमें टॉप पे होना चाहिए, फर्स्ट स्पॉट। बिल्कुल, अच्छी लिस्ट हो या बुरी हो, वी हैव टू बी एट द टॉप। लेकिन सिंस आप वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात कर ही रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं तो आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इमरान खान की असेंबली में वापसी के ऐलान पर हुकूमत ने जवाबी वार करते हुए 35 अरकान जो हैं अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफ़ों को कबूल कर लिया है। कबूल कह दिया उन्होंने। ये वो इस्तीफ़े हैं, बाय द वे याद होगा, जो कि बहुत पिछले साल, बल्कि अब तो पिछला साल हो गया है, ऑलमोस्ट ईयर बैक दिए थे। और मुल्क तवील अरसे से सियासी इंतशार और हंगामा आराई की जद में है। इमरान खान जब से वज़ीर आज़म हाउस से निकले हैं वो खुद चैन से बैठे हैं, ना उन्होंने किसी को चैन लेने दिया है। इस पे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं मुझे। कौन से गाने? जैसे के हो जाए गैर पार्लिमानी से लिरिक्स हैं इन गानों के, इसलिए इज्तनाब बरतूंगा मैं। लॉन्ग मार्च और जल्द से जुलूस ख़त्म किए थे उन्होंने, असम्बलियों का रुख कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एज नॉट रियली असम्बलियों का रुख कर लिया। क्या किया असम्बलियों के साथ? अपनी चलती हुकूमतें अपने हाथों से ढा दी और फिर उन्होंने एक्चुअली असम्बली का रुख करने की कोशिश की, यानी कौमी असम्बली का। और फवाद चौधरी जो हैं वो डिमांड करते नज़र आए तकरीबन 7-8 बजे कि जनाब हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप और ये तमाम ओहदे दिए जाएं। और उससे चंद लम्हों बाद ही उनका अपना भी इस्तीफ़ा मंजूर हो गया और ओहदे तो क्या मिलने थे, वो खुद MNA भी नहीं रहे। खैर, अभी तक वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ है, निगरान वज़ीर आला के नाम पर पंजाब। और ये अब्दुल्ला आपका बड़ा फेवरेट वर्ड है, तो लिहाजा अगर आप इजाजत दें तो आप आज ट्राई करें धमा चौकड़ी। हाँ, इस सियासी धमा चौकड़ी सिखा दी है। तो ये जो सियासी धमा चौकड़ी बनी हुई है ना, और शोर शराबे ने पहले से लड़खड़ाती मईशत को, आपको पता है कि एक धक्का और चाहिए होता है तो वो हो गया है। धक्का हाँ, धमा चौकड़ी पे ही हम कर लेते कुछ इक्तफा। तो जी, हालांकि PTI, आपको बता दें कि PTI रहनुमा खुद समझते हैं सियासी इस्तेहकाम ही से माशी इस्तेहकाम वाबस्ता है, लेकिन फिर भी इतना कुछ हो रहा है बीच में, कुछ समझ नहीं आ रही। फवाद चौधरी का क्या कहना है? अपेरेंटली फवाद चौधरी को देख लेते हैं, सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और हम जॉइंटली एक इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें। पाकिस्तान की जो मईशत का क्राइसिस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो डील हो सकता है। नामुमकिन नहीं है पाकिस्तान की मईशत को फिक्स करना, लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एक सियासी इस्तेहकाम हो। अगर वो सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, पाकिस्तान को मुआशी स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और हम एक इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि वफाकी हुकूमत के लोग बज़िद हैं कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब हालात ये हैं कि ज़रा मुबादला के ज़खायर
सुकड़ते 5 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं, जिसमें अपने पैसे कम हैं, दोस्त मुल्कों की अमानतें ज़्यादा हैं। इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली में वापसी के इरादों से मामूली सी उम्मीद की किरण पैदा हुई थी, लेकिन सियासी हरीफ लड़ झगड़ कर थक जाएँ तो मिल बैठ कर शायद कोई रास्ता निकाल लें। स्पीकर ने 35 अरकान PTI असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करके हालात का रुख यकसर दोबारा तब्दील कर दिया है। हुकूमत कह रही है PTI ने असम्बलियाँ तोड़कर इसे सरप्राइज़ दिया था, आज उसने PTI को जवाबी सरप्राइज़ दे दिया है। लगता है इस सरप्राइज़ गेम में मईशत की डूबती कश्ती जो है ना, उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। हालांकि इसी जहाज़ पर हम सब सवार हैं। इस बात की भी किसी को कोई फिक्र नहीं है कि भाई ये जो 35 इस्तीफ़े, इनफैक्ट 33 2 रिज़र्व हैं, इन पे दोबारा इंतखाब होगा तो इसका ख़र्चा हमें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। टैक्स पे मनी से ही ये इलेक्शन होगा। एक तरफ से इस्तीफ़े मंजूर करके बाई इलेक्शन कराने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि तमाम 33 पर इमरान खान खड़े होंगे, अल्टीमेटली वो एक सीट रिटेन कर सकेंगे, बाकी पर दोबारा बाई इलेक्शन होगा। तो ये खेल चलता रहेगा। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब वाकई उम्मीद की किरण जो है ना वो मादूम होती जा रही है कि कौन सिंसियर है आवाम के साथ, कौन सिंसियर है मुल्क के साथ। जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम तो फलां, हम धमका, मतलब एक ही सीट पे हम सारे इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद सारी सीटों पे दोबारा इलेक्शन होंगे, ये खेल कब खत्म होगा? We don't need to go that far because अवाम देख रही है, उनको भी पता ही है when it comes to voting time, तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी तरह वाज़े हो जाएगा। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर हमारे साथ हैं। मीर साहब, कुछ हमें ज़रा समझाएं कि असेंबलियाँ जो हैं वो टूट रही हैं, 2 सूबों में इलेक्शन होंगे, वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट जो है वो लेना है, इमरान खान कौमी असम्बली वापसी का कह रहे हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। ये वाक़यात की ऐसी सीरीज़ है जो हम सारों के सामने, और हम वी आर ट्राइंग टू पुट 2 and 2 टुगेदर इधर। क्या आपको मुस्तक़बिल करीब में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है कहीं? ये जो आपने सवाल किया है कि क्या आपको मुस्तक़बिल करीब में सियासी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, ये आप किसी भी आम पाकिस्तानी से, पाकिस्तान के किसी भी शहर के चौक में, चौराहे में, गली में, मोहल्ले में ये सवाल करें, हर पाकिस्तानी को इस सवाल का जवाब मालूम है कि इतनी जल्दी इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। देखिए, इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस आते हैं नहीं आते, इसका इन्हिसार इस बात पे है कि MQM जो है वो शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट देने के लिए तैयार है या नहीं। तो अभी तक जो शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी ज़राए हैं या उनके करीबी साथी हैं, वो जो दावे कर रहे हैं वो तो यही हैं कि MQM की पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो PMLN ने दूर करवा दी है। तो अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना है तो MQM उनको एतमाद का वोट ज़रूर देगी, क्योंकि आपको तो याद है ना, थोड़े दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था MQM वालों के बारे में कि ये लौंडे लपाड़े जो हैं इनको कराची में इकट्ठा किया जा रहा है। तो वो जो स्टेटमेंट थी फवाद चौधरी साहब की, वो MQM के जो तीनों धड़े मुत्थिद हुए उनको पसंद नहीं आई। तो इसलिए अगर तो इमरान खान साहब को यकीन हुआ कि MQM के 7 वोट शहबाज शरीफ साहब के साथ ही हैं तो फिर तो शायद वो कौमी असम्बली में नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई उनको किसी ने यकीन दिला दिया कि MQM जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पीछे से हट जाएगी तो हो सकता है वो वापस आ जाएं। और जहाँ तक 2 सूबों में इलेक्शन का सवाल है तो इलेक्शन का माहौल तो पैदा हो गया है। तो अब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि इलेक्शन जो है वो 2 सूबों में होगा और कौमी असम्बली और बाकी 2 सूबों का जो इलेक्शन है वो 3-4 महीने के बाद होगा। अच्छा, यानी कि इट नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन MQM के वो साथ अगर देने के लिए कहीं से भी रजामंद नज़र आई इमरान खान साहब को तो शायद वो असम्बली में वापस आ जाएं, अगर नहीं तो वो नहीं आएंगे। यानी कि अभी भी एतमाद के वोट वाले मामले को लेकर मीर साहब, शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी को ख़तरा है, हम इसको कैसे डिटर्मिन करें, या फिर वंस एंड फॉर ऑल MQM के मामलात फ़िलहाल के लिए सेटल्ड हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो MQM के 7 वोट उनके साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ MQM के 7 वोटों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि अगर वो 7 वोट सिक्योर हैं तो मेरी हुकूमत भी सिक्योर है। उसकी वजह यह है कि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि
कुछ और भी लोग हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है वो खुश नहीं है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से। कुछ और भी उनके इत्तेहादी जो हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है वो भी खुश नहीं हैं, क्योंकि ये लोग वो हैं जो पहले इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो ये उनके भी इत्तेहादी थे। तो जब इमरान खान साहब ने इनके साथ जो वादे किए थे वो इमरान खान साहब ने पूरे नहीं किए तो उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया था। तो अब इमरान खान को छोड़ के ये लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ आए हैं, 8-9 महीने हो गए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी इनके साथ अपना कोई वादा पूरा नहीं कर सकी। तो इस तरह तो बात नहीं ना चलेगी। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत चलानी है तो जो बलूचिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कुछ मुतालबात तो उनको मानने पड़ेंगे और उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर MQM शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी रहती भी है तो बलूचिस्तान के कम अज़ कम 5 वोट, 4 BNP मैंगल के और 1 वोट और है, उनका मैं नाम नहीं लेता, वो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। यानी कि MQM के अलावा भी फैक्टर्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी के लिए अच्छा क्लियरली मुश्किल पैदा कर सकते हैं। मीर साहब आप भी बता रहे हैं और ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि सियासतदानों में इत्तफाक राय ना होना, मुफाहमत की गुंजाइश ख़त्म हो जाना बड़ा वाज़े हो चुका है। अब इट्स वेरी क्लियर। ऐसे में ये तासुर बनाया जा रहा है कि ये निज़ाम नाकाम हो चुका है और शायद मुल्क चलाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। अब ये कुछ नया जो है ये मुल्क के मौजूदा आइन के तहत तो नहीं मुमकिन, फिर रास्ता क्या है मुल्क को ठीक ट्रैक पे लाने का? कोई सजेशन? और क्या इस पे भी बहस शुरू हो गई है ऑलरेडी? पाकिस्तान को ठीक ट्रैक पे लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि जो इस वक्त आपके पास 1973 के आइन की जो दस्तावेज़ मौजूद है इस पर आप अमल दरामद करें। मसला ये है कि इस आइन पे अमल दरामद नहीं होता। ये आपके पास वाहिद एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पे कि पूरी कौम का कंसेंसस हो। तो इस आइन से बाहर अगर आपको रास्ता तलाश करेंगे तो वो पाकिस्तान के वजूद और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ एक ख़तरनाक खेल खेलने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान के हर मसले का हल 1973 के आइन में मौजूद है और ये वो आइन है जिस पे कि जो इंतहाई एक दूसरे के सख्त सियासी मुखालिफ थे ना, उन्होंने इस आइन पे एक दूसरे के साथ इत्तेफाक कर लिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की खान अब्दुल वली खान के साथ कितनी मुखालफत थी, भुट्टो साहब की जमात इस्लामी के साथ कितनी मुखालफत थी, भुट्टो साहब की मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साथ, गौस बख्श बजिंजो साहब के साथ, इन सब के साथ कितनी मुखालफत थी, वो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं आप उनसे पूछ लें। लेकिन अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस आइन की दस्तावेज़ पर इन सब ने इत्तेफाक किया। अब पाकिस्तान में दोबारा कभी ऐसा माहौल पैदा नहीं होगा, ना तो आपको नया आइन बना सकते हैं। मुझे आप बताएं कि क्या इमरान खान और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान क्या ये किसी नए आइन पर मुतफिक हो सकते हैं? ये तो एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है। तो ये जो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाने के लिए तैयार, ये किसी नए आइन पर मुतफिक हो सकते हैं? किसी नए तरीक़ाकार में मुतफिक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए पाकिस्तान को अपने नए नए तजर्बों की लेबॉर्ट्री मत बनाएं और ये जो एक 1973 का आइन है इसमें आपके हर मसले का हल मौजूद है। तो आइनी रास्ता तलाश करें और आइन के अंदर रह के पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल करें। मसला सिर्फ यह है कि आइन पे अमल दरामद नहीं होता और आइन जो है वो सब के लिए बराबर नहीं होता। तो पाकिस्तान का आइन और कानून जब हर शहरी के लिए, हर इदारे के लिए बराबर होगा तो हर मसले का हल निकल आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। 100 बातों की एक बात की है कि मसाइल का हल तो आइन और कानून में मौजूद है, लेकिन ये सब के लिए बराबर नहीं है, ना बराबरी से इम्प्लीमेंट हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, उसके आइडिया या उसकी आइडियोलॉजी में कोई फ्लॉ नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में फ्लॉ है। अगर वो ठीक हो जाएगा तो मसाइल का हल भी निकलना शुरू हो जाएगा। और ये जो बहस होती है ना कि जनाब ये निज़ाम नाकाम हो गया है, कोई और निज़ाम लाया जाए, ये मज़ीद अनसर्टेनिटी और बिला वजह की क़यास आराइयों को जन्म देती है। पाकिस्तान में लिटरली 1973 का मुतफ़िक़ा आइन जिस तरह से मंजूर हुआ था वो माहौल शायद अब दोबारा ना पैदा हो सके। इसलिए इस बहस को अब एक तरफ रख देना चाहिए। यही हमारे पास सिस्टम मौजूद है, इसी में हमें अपने आप को ठीक करके चलाना है। क्योंकि अगर हम खुद नहीं ठीक होंगे ना हुमा, दुनिया का कोई सिस्टम ले आए, इट विल नॉट बी फिक्स्ड। क्योंकि सिस्टम तो हमारे पास भी है, राइटली सेड, लेकिन नहीं मानना जिसने नहीं मानना। ऑब्वियसली ऑल द आंसर्स, मीर साहब भी हमें यही बता रहे थे, ऑल द आंसर्स, ऑल द
जो भी आप अग्रीमेंट की बात होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, कंसेंसस है उधर, लेकिन ऑफ कोर्स वही बात होगी कि नहीं पढ़ेंगे और नहीं मानेंगे, अपनी एक चीज़ करेंगे। ऐसे में लिटरली सवालात ये हैं कि कौन है जिसको आवाम की फ़िक्र है। ऐसा लगता है हर कोई जो अभी इक़्तिदार में बैठे हैं वो अपना इक़्तिदार बचा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले इक़्तिदार से निकाले गए हैं वो इक़्तिदार में वापस आने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। कौन सीरियसली इस मुल्क के आवाम के बारे में सोच रहा है? कौन सीरियसली ये सोच रहा है कि 35 बाई इलेक्शन जो होंगे, क्या मुल्क इस वक्त इस फजूल खर्ची का मुतहम्मिल हो सकता है, या फिर मुल्क इस वक्त उस फजूल खर्ची का मुतहम्मिल हो सकता है कि इन 35-33 पे एक ही बंदा इलेक्शन कंटेस्ट करेगा और वो क्योंकि एक ही सीट रिटेन करेगा, बाकी पे दोबारा इलेक्शन की एक्सरसाइज होगी। ये बिल्ली चूहे का खेल इस आवाम के साथ आप कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप बड़े 30 मार खान हैं और आप टिट फॉर टैट कर रहे हैं और आप सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं, लेकिन ये मजाक आवाम के साथ हो रहा है। मुनीफ फारूक सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। मुनीफ, हमने बहुत अच्छा जस्ट अ बिट अभी भी नहीं, हाँ थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अब्दुल्ला यू नीड टू हैव सम वाटर बिकॉज आई नो कि जब हम बात करते हैं गुस्सा इसलिए चढ़ जाता है बिकॉज ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ना कि हम आगे बढ़े दुनिया को, जब हम देखते हैं कंपैरिजन करते हैं, अव्वल तो देयर इज नो कंपैरिजन, तो हमें थोड़ा सा इसलिए हुमा क्योंकि हम बिल्कुल, क्योंकि कल एक और शख्स की जान ले ली सस्ते आटे की लाइन ने। जी बिल्कुल, ठीक है। आप इमेजिन, आप लिटरली अगर आप सरसरी सी बात करके, हमने सरसरी सी खबर दे दी, आपने सरसरी सी खबर सुन के, लेकिन अगर आप बैठ के अकेले में इस बात को सोचें ना कि एक आटे के थैले की वजह से एक शख्स की जान चली गई, तो मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और अगर वाकई हुक्मरान हो और आपको दर्द दिल हो अपने अवाम का, तो आपको रातों को नींद ना आए कि इस मुल्क में आटे के लिए लोगों की जान जा रही है। ये कोई किसी के दिल में, इतना हुक्मरान के दिल में दर्द कोई नहीं है। हम ब्रेक ले लेते हैं बिकॉज़ मेरा ख्याल है कि बातों की तरफ चले गए हैं जो कि नहीं है। इफ यू आर अ सेंसिटिव सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, शायद आपको भी नींद ना आए और आप सोचें कि अपने इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है कि लोग खाने की रोटी के लिए अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। अच्छा जी, तबाहकुन सैलाब ने करोड़ों अफराद को मुतासर किया है, लाखों बेघर हुए हैं। ये हम सारों को पता है। पाकिस्तान में पिछले साल जो हाल हुआ है, जो कभी पहले नहीं हुआ, दुनिया ने दिल खोलकर मदद की, हुकूमत ने भी जान मारी, लेकिन इमदाद और बहाली के कामों में सबसे आगे नजर आए पाकिस्तान में पहले से ही फाल गैर सरकारी तंजीमें। सैलाब ज़दगान आज भी अपने हमवतनों का सहारा चाहते हैं, ख़ास तौर पर माशी खुद कफालत के लिए उन्हें बड़ी मदद चाहिए। अखुवत फाउंडेशन इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, जो दीगर फलाही तंजीमों के लिए भी काबिल तकलीद मिसाल भी है। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके काम को कौन नहीं जानता, दुनिया इनकी खिदमात की मोतरफ़ है। पर्टिकुलरली सैलाब ज़दगान के लिए अब तक अखुवत फाउंडेशन ने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, किस तरह से इनको अपने पैरों पे दोबारा खड़ा करने में अखुवत फाउंडेशन मदद कर रहा है, कर सकता है, जिसमें आप भी कंट्रीब्यूट करें, ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, दुनिया को ये लगता है, इवन हमारे अपने लोगों को भी ये लगता है कि सैलाब आया गुजर गया, शायद ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो गई होगी, शायद आदी हो गए होंगे, लेकिन हमें इदराक ही नहीं है कि कितनी बड़ी आफत थी, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग तो खुद से नहीं गए हैं, और उसके कितने असरात हैं जो शायद अभी भी सालों भुगतना पड़ेंगे लोगों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहद शुक्रिया कि आपने गुजरे हुए साल की इस तबाहकुन जो आफत और सैलाब था उसको फिर से इस जनवरी की ठठरती हुई सुबह में आपने इस काबिल समझा कि लोगों को इसके बारे में फिर से उनके दिल पे दस्तक दी जाए। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सैलाब आया और गुजर गया, लेकिन यूँ लगता है कि हमारी याददाश्त से भी गुजर गया। लेकिन हमें ये ख्याल नहीं है कि हमने रिलीफ में तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने भी बहुत मदद की, गैर सरकारी अदारों ने भी की और मुकामी अफराद ने भी एक दूसरे की मदद की। लेकिन रिलीफ तो एक अबूरी वक्त होता है, 2, 3, 4 महीने। असल मसला ये है कि हमारे ये जो भाई घरों से बेघर हुए, इनको मुस्तकिल तौर पर आबाद कैसे किया जाए। 3 सबसे बड़े मसाइल हैं। इनके घर कैसे दोबारा तामीर हों, इनके कारोबार कैसे दोबारा शुरू हों, इनकी ज़राअत कैसे दोबारा शुरू हो कि एक फसल तो उजड़ गई और अब अगर इनकी कोई माली इमदाद न की गई तो अगली फसल कौन बोएगा, कौन काश्त करेगा। तो ये बड़े अहम मौज़ूआत हैं। रिलीफ या रेस्क्यू एक पहला मरहला, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी हद तक कामयाबी से गुजर गए। लेकिन ये जो रिहेबिलिटेशन जो है ना, फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन, यानी उनके घर, उनके कारोबार, उनकी फसलें, और फिर इसका मैं आपको बड़ी दर्दमंदी से यर्ज़ करूँगा, इसका एक इमोशनल पहलू भी है। ये सिर्फ फिज़िकल ट्रामा नहीं है, ये
संगोखिश्त की इमारतें नहीं टूटी, ये ब्रिज और सड़कें नहीं टूटी, ये एक इमोशनल क्राइसिस से ये लोग गुजरे हैं, जिन्होंने अपने सामने अपनी खेती उजड़ते हुए देखी, अपना घर गिरते हुए देखा, अपने माँ बाप को पानी में डूबते हुए देखा। वो एक बहुत बड़े जहनी सदमा का शिकार हुए हैं। उनको इस जज्बाती सहारे की भी जरूरत है कि हम जाकर उनको रीएश्योरेंस दें। किसी भी आप देखें गवर्नमेंट में। डॉक्टर साहब, तो ये तो रीबिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच वाली बात होगी। पहले आप रिलीफ एंड रेस्क्यू की जो बात कर रहे हैं, अभी भी देखें हम पिछले गर्मियों की बात कर रहे हैं, उसके बाद सर्दियां आई, उसमें फिर और चीज़ों को प्रोवाइड करना, फिर इकोनॉमिक हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि लिटरली हर चीज़ पहले से इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, वो प्रोवाइड करना, अब उनके बिजनेसेस सेटअप करना, एक इमोशनल ट्रॉमा जिससे तो आपसे हम यही पूछना चाह रहे हैं कि आपने किधर से शुरू की बात, चलें वो तो हमें पता है, लेकिन अब बात कहाँ तक पहुँची है, बिकॉज ये तो हर एवेन्यू पे मदद की ज़रूरत है। जी देखें, रिलीफ में हमने तकरीबन 80,000 ख़ानदानों को 3-3, 4-4, 5-5 हफ्तों के लिए खाना, रहाइश, टेंट, शामियाने, दवाइयाँ, राशन, कुछ माली इमदाद की, वो हमारी मुवाख़ात थी तकरीबन 80,000 ख़ानदानों से। उसके बाद हमने फैसला किया था कि हम 20,000 ख़ानदानों को, हम एक सिविल सोसाइटी अदारा है ना, हमारे पास इतने वसाइल नहीं, हमने कहा था कि इस रिहेबिलिटेशन के लिए, जो मैंने अभी आपको अर्ज़ की, घरों की, ज़राअत की, कारोबार के लिए 20,000 घरानों को पूरे मुल्क में अपनाएंगे। तो आपको सुनकर खुशी होगी कि अब तक हम 10,000 घरानों को ये मदद पहुंचा चुके हैं। उनमें से 5,000 घरानों के घर तामीर हो चुके हैं, उन घरों में वो रिहाइश रख चुके हैं, बाकी लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए हैं। और अगर हमें ये मदद, जिस तरह आप इस बात को कौम के सामने ला रहे हैं, अगर लोगों ने इस सफ़र में, कारवां में शरीक होने का फैसला करते रहे लोग, तो हम ये 10,000 से बढ़कर 20,000 पे भी चले जाएंगे, शायद हम 40,000 पे भी चले जाएं। उम्मीद तो हमारी यही है डॉक्टर साहब कि 20,000 क्या, आप तो 80,000, 1 लाख तक जाएं। अब मुझे ये बताइए कि लोगों को भी ना एट टाइम्स फिगर चाहिए होता है। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं एक घराना हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उस घराने का घर बनाने में या उसकी फसल की बुआई में उसको मदद करने में कितनी रकम दरकार होती है? देखें, आप सुन के हैरत ज़्यादा रह जाएंगे कि बहुत मामूली रकम है। यानी अगर एक घर की तामीर करनी है तो औसत रकम जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनती है। हमने लोगों को कहा, उन्होंने कहा जी 1 लाख से 3 लाख रुपए हमें चाहिए। ये घर कोई आलीशान महल नहीं होते, ये 1 कमरा, 2 कमरे, 1 बरामदा और 1 किचन या बाथरूम होता है। उनके पास ईंटें भी मौजूद हैं, सरिया भी मौजूद है, गार्डन भी मौजूद है, सिर्फ तामीर नौ करनी है। तो 1.5 लाख रुपए अगर एक खानदान अपने घर की ज़कात दे दे तो उसके तवस्सुत से एक घर जो है वो दोबारा से जो ज़िंदगी के इस सफ़र में वो खड़ा हो सकता है। तो अब आप देख लें, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, क्या इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर कोई कमी नहीं है, एक ख़ास तबके के पास खुशहाल है, अल्लाह की रहमतें हैं अल्लाह ताला की, तो 1.5-2 लाख भी अगर लोग चाहें तो इन 1.5-2 लाख लोगों का हाथ पकड़ें और मवाक़ात मदीना के उसी दरख्शां रवायत के तहत उन्हें कहें कि हम भी आपके भाई हैं, तो हम आपका घर बनाते हैं। तो हमारा जो निज़ाम है, और उस निज़ाम में हम किसी को भीख भी नहीं देते। हम कहते हैं, आप देखें कितने लोग बाहमियत हैं, इज़्ज़त नफ्स पे दाग भी नहीं लगने देते। वो कहते हैं जी हमसे लोगों ने 1.5-2 लाख रुपए कर्जा लिया और वो 4 साल में ये कर्जा अदा करेंगे, 2-3 हज़ार रुपए महीना करके, सूद है कोई नहीं, तो वो पैसे जब आएंगे वापस तो फिर किसी और का घर बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि अपने घर की ज़कात दें, अपने भाई से मुवाख़ात करें, किसी का गिरते हुए का हाथ थामें। 1.5-2 लाख रुपए आपकी डोनेशन शायद कोई इतनी वक़्त आपके लिए ना रखती हो, तो आप ये किसी का घर बन जाएगा, किसी की खेती आबाद हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अब कुछ महीने गुजर चुके हैं, पिछले साल की बात हो रही है, आपको अपने एक्सपीरियंस में लगा है कि लोग अभी भी दिल खोल कर डोनेट कर रहे हैं और इस कॉज के लिए, इस मकसद के लिए? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब कुछ महीने गुजर चुके हैं, अभी तो साल भी बदल गया है, तो लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं डोनेशन करते हुए। लोग एग्जॉस्ट नहीं होते, हम अजान देना बंद कर देते हैं। बात यह है कि जब तक ये बात बार बार नहीं कही जाए, जब तक ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़ेर बहस ना आए कि कितने लोग अभी भी टेंटों में बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, लोगों में देने की कमी नहीं है। आप यकीन कीजिए, जब भी अब आप इस अहम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसको हज़ारों याद दहानी कराने की ज़रूरत होती है, और इसीलिए आज हमने आपको जहमत भी दी। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, दैट्स ऑल द टाइम आई एम सॉरी वी हैव, मगर बात मुकम्मल हो गई हमारी, बहुत शुक्रिया। 1.5-2 लाख रुपए से एक घर जिसमें बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, बूढ़े वालिदैन भी हैं,
अपना कारोबार, अपना घर, अपनी फसलें दोबारा शुरू कर सकते हैं। और हमारे पास सैकड़ों करोड़ों, मेरा ख्याल है लाखों ऐसे हाउस होल्ड्स हैं, ऐसे ख़ानदान हैं जिनके लिए 1 लाख 1.5 लाख डोनेट करना बड़ी बात नहीं है। तो कीजिए, ज़रूर जिनकी कीजिए। ज़काती जो कि फ़र्ज़ है वो लाखों में निकलती है, इससे कई गुना ज़्यादा निकलती है। सो अखवत फाउंडेशन को प्लीज़ याद रखें, ये लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अनसर्टिनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, जो कि अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी की वजह बन रही है। खैर, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी की और भी बहुत सी वजूहत हैं। IMF का प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, किसी को नहीं पता। कल स्टॉक मार्केट का आपने हाल देख लिया, अचानक से 35 इस्तीफ़े मंजूर हो जाते हैं। ठीक है, हुकूमत इसे सरप्राइज़ दे रही है, कह रही है, लेकिन इन पे बाई इलेक्शन होगा। एट व्हाट कॉस्ट होगा? उन 35 में 33 पे अगर 2 रिज़र्व भी हैं तो इमरान खान साहब अकेले ही कंटेस्ट करेंगे तो एक ही सीट रिटेन कर सकेंगे। फिर उस पर क्या दोबारा इलेक्शन होगा? उस पर कितने पैसे लगेंगे? और पैसे तो हमारे पास कितने ही हैं, ये तो सबको पता ही है, बहुत ही है ना। अच्छा, मुनीब फारूक हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी समझ लेते हैं। मुनीब, लेट्स पॉइंट इट टूवर्ड्स पंजाब राइट नाउ। द कॉन्वर्सेशन टाइम हमारे पास हमेशा कम होता है। केयर टेकर सेटअप का बताएं, आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है वो पार्लियामेंट्री कमेटी में तो चला गया है मामला, और 6 मेंबर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी है स्टार्टिंग टुडे। उनके पास 3 दिन का वक्त है, और मेरा नहीं ख्याल कि जितनी हॉस्टिलिटी है अमंग्स्ट टू साइड्स कोई कंसेंसस हो पाए। हाँ, हो सकता है कुछ सरप्राइज आ जाए या कोई खास जादू की छड़ी चले तो कोई मामला आगे चल पड़े। यहीं पर ही सियासतदानों की इज्जत तो इसी में ही है कि आपस में बैठ के मामला हल कर लें, लेकिन लग ये रहा है कि मामला आपस में हल होगा नहीं, क्योंकि कल जो नॉमिनेशन आई हैं PDM की जानिब से, उनको तो मजाक करार दिया है PTI ने। तो मुझे ये लग रहा है कि मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, और जो इस वक्त देखिए आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा कंटेस्टेंट या कौन सा जो कंटेंडर है उसके ज्यादा चांसेस हैं। अब आई थिंक ज्यादा जो मुझे चांसेस लग रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब के लग रहे हैं। उनका एक ये भी है कि वो सियासी तौर पर बहुत बाअसर शख्सियत है, पावर सर्कल्स के अंदर बहुत वेल कनेक्टेड है, और फिर उनके सभी से अच्छे रवाबित हैं, ज़ाहिर खानदानी रवाबित हैं, चौधरी खानदान से भी, जरदारी साहब से भी, मुस्लिम लीग नून से भी। तो आई गेस लेट्स सी वो सबको एक्सेप्टेबल हो भी सकते हैं, एक ये भी हो भी सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो जाएगा तय, और ज़्यादा चांसेस मोहसिन नकवी साहब के लग रहे हैं। अब ये बताइएगा कि जो विफाक में चल रहा है, 35 इस्तीफ़े आ गए, उसके बाद उस पर बाई इलेक्शन होंगे, PDM तो कह रही है हम लड़ेंगे नहीं, उधर से इमरान खान साहब ही 33 सीटों पर कंटेस्ट करेंगे। सो वहाँ आपको लगता है कि हुक्मरान हो या फिर अपोजिशन में बैठी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, किसी को ये फिक्र है कि कल फिर आटे की लाइन में लग के एक बंदा मर गया और मुल्क के ऊपर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा है, और आपको ये भी इदराक है कि आवाम इन सब को नोट कर रहे हैं? देखिए, अब्दुल्ला और हुमा, आप दोनों बहुत सी चीज़ों को रोज़ डिस्कस करते हैं। अब आई डोंट नो, ये हम शायद सारे बात करते हुए थोड़ा रिपीटेटिव साउंड करते हैं, लेकिन और शायद ये क्लीशे भी बन गया है, लेकिन वाकई आम आदमी का या उसकी तकलीफ का या उसकी जो एगनी है उसका दर्द तो मेरा नहीं ख्याल किसी को होता है। एहसास चले हो कोई कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन जो यहाँ पर हो रहा है ये तो मतलब सीधा साधा सियासी अपॉर्चुनिज्म है और सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत अब ना चल सके। अब उन्होंने अपनी 2 असेंबलियां तहलील जो कि कर दी हैं, जो कि शायद समटाइम डाउन द लाइन ऐसा हो कि उससे अंदाजा यही होगा कि नहीं, ये उन्होंने अपने साथ ज्यादती कर दी और मामला शायद सब खराब कर लिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। अब ये इस्तीफों का मामला आ गया है, जो स्पीकर साहब ने किया नेशनल असेंबली के, उसे भी मैंने कल भी कहा कि मैं अगर 2 नंबरी का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो वो बड़ा सख्त हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी एक सियासी मफाद परस्ती की एक बड़ी आला मिसाल है। यानी एक दिन आप कहते हैं कि नहीं ये तो इसमें प्रोसीजर ही पूरा अडॉप्ट नहीं किया हुआ, वेरिफिकेशन नहीं हुई, एंड वन फाइन डे आप 35 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं बिकॉज आपको ये लगता है कि इमरान खान साहब या उनकी जमात अगर वापस आए तो दे कैन क्रिएट अ स्टर इन द नेशनल असेंबली और दे कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने वो चीज कर दी है। दूसरी साइड पे इमरान खान साहब हैं, उनको भी इस वक्त वो ये होता है ना कि
टोटल पावर और नथिंग एट ऑल। सो इमरान खान साहब को भी यही है कि मुझे सब कुछ मिल जाए या अदरवाइज तो फिर कुछ भी किसी के लिए कुछ बचेगा, अदरवाइज पूरा घर ही जल जाए, उन्हें फिक्र नहीं है। साथ ही गवर्नर ने ताज़ा तरीन हमारे पास ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व करने की असेंबली पर दस्तखत कर दिए हैं। अच्छा, आपको लगता है पंजाब इज गोइंग टू बी अ बैटलफील्ड, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई को सोचना नहीं चाहिए? लोगों ने मैंडेट दिया, इतने साल से हुकूमत कर रहे हैं, कारकर्दगी आवाम के सामने है, लोगों का दिया हुआ मैंडेट अब छोड़ के बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि इसका उलट असर भी हो सकता है पख्तूनख्वा में आने वाले इलेक्शन में? अब्दुल्ला, आप देखें हमारे मुल्क में ना अनसर्टनिटी तो है, जिस तरह भी आप भी कह रहे थे, लेकिन इस दफ़ा एक चीज़ ये भी टेस्ट होगी। ये 2017-18 में तो हमने देखी कि उस वक्त रियासत की मशीनरी ने भी जिस तरह इमरान खान साहब के लिए मामला स्टिचअप किए और इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया और उनकी हुकूमत बनाई। बाय द वे, पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील कर दी गई है। अब कंटिन्यू कीजिएगा मुनीब, दैट्स द ब्रेकिंग न्यूज़। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो गई है। तो ये दोनों असेंबलियां तहलील हो गई हैं, लेकिन अब देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब के हवाले से जितना वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पर मौजूद है, यानी उन्होंने, सबको पता है कि उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती के अंदर कौन कौन से रोड़े अटकाए और क्या क्या किया और किस किस नहज पर जाके किया, ये तो इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ। और इसलिए और उनकी जो इस वक्त हॉस्टिलिटी है, और क्या इमरान खान साहब के हवाले से भी एम्बिशन वही है रियासत का और ताकतवर हलकों का जो भी नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 में था, जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया, उससे पहले सियासी तौर पर फारिग किया गया, पार्लिमानी सियासत के लिए फारिग किया गया, क्या इमरान खान साहब के लिए भी यही एम्बिशन है? और क्या मुनीब, हमें एक हेडलाइन ब्रेक लेनी है, आप प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा। अभी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील हो गई है, इस बारे में भी जरा डिस्कशन और आगे बढ़ाएंगे। आपके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील हो गई है, और क्या इससे मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार होगी? प्रेशर बढ़ेगा वफाकी हुकूमत पर या फिर इन्हीं दोनों सूबों में इलेक्शंस हो जाएंगे और वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और सिंध में भी अपनी मुद्दत हुकूमत पूरी करेगी? बहुत से अहम सवालात हैं। नादिया सबूही ने हमें ज्वाइन किया, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है। नादिया, डिटेल दीजिएगा। जी, अब असेंबली के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी आज तहलील कर दी गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल गुज़िश्ता रोज एडवाइस भेजी गई थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से कि असेंबली को तहलील किया जाए, जिस पर यह होता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दस्तखत करने थे, या अगर वो दस्तखत ना भी करते तो असेंबली ने खुद ब खुद तहलील हो जाना था। ताहम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अभी कुछ देर पहले इस पर साइन कर दिया और यूं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर दी गई है। अगर हम बात करें आइन के आर्टिकल 224 की शिक 4 के मुताबिक, तो मौजूदा वज़ीर आला जनाब महमूद खान जो हैं वो वज़ीर आला की तकरीर, जो निगरान वज़ीर आला की तकरीर तक अपने जो फराइज अंजाम देते रहेंगे, और 3 रोज के अंदर अंदर, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद नए नाम का फैसला किया जाएगा और ऐलान किया जाएगा कि निगरान हुकूमत में कौन कौन शामिल होता है। जी, तो निगरान हुकूमत में जैसे कि पंजाब में इत्तफाक़ राय होता हुआ हमें नहीं नज़र आता, खैबर पख्तूनख्वा में आपको लगता है कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला किसी नाम पर मुत्तफ़िक हो सकते हैं, या वहाँ भी मामला इलेक्शन कमीशन के पास ही जाता नज़र आ रहा है? और हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो माहौल रहा है वो यही रहा है कि जितनी भी करारदादें थी या जो बिल से जो जितने भी एक्ट मंजूर हुए हैं, तो वो चूंकि कसरत राय से मंजूर हो जाते थे, अपोजिशन को कभी मौका असेंबली में नहीं दिया गया था। तो यूं अगर हम ये इसको इसी तनाजुर में अगर बात करें, तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन और पीटीआई की हुकूमत के जो माबैन जो है वो किसी तौर पर भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि बाहमी मुशावरत से कुछ होता दिखाई दे रहा है। ताहम अब वक्त बताएगा कि आपस में क्या फैसला होता है कि निगरान हुकूमत में वज़ीर आला कौन होंगे। यानी कि एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रहा कभी भी अपोजिशन और पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, ऐसे ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई बहुत भारी अक्सरियत से थी और हमेशा अपोजिशन को यही गिला रहा कि पीटीआई की हुकूमत ने जो कुछ किया है वो अपोजिशन को कभी भी अपने लूप में नहीं रखा या अपोजिशन से कभी भी उनसे मुशावरत नहीं की गई। बहुत शुक्रिया आपका नादिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फाइनली वो भी तहलील कर दी गई है। अच्छा, मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, कहते तो ये लोग यही थे ना जो वफाक में बैठे हुए हैं, अगर इंतखाबात कराने का शौक़ है तो तहलील करें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। अब फाइनली दोनों असेंबलियां तहलील हो गई हैं। आपको लगता है कि आम इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा, बढ़ेगा, या फिर इन्हीं दोनों सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे और बाकी मामलात अलग से होंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वफाक के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर देखिए हमारे मुल्क में, जो मैं हमेशा कहता हूँ और शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के बाद
दुरुस्त साबित हो रही है कि हमारे मुल्क में जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है वो कभी भी सियासी जमात नहीं रही, उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होती है। वो ड्राइविंग फोर्स या वो हथौड़ा अभी तक तो मौजूद नहीं है हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत जो है उसके पास लेवरेज भी है और वो ये लेवरेज अभी इंजॉय कर रही है, और इस वक्त उन पर ऐसा कोई दबाव नहीं है। गो के मुआशी हालात दिगरगू हैं, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन अभी इलेक्शंस के अंदर फौरी तौर पर कोई इन्हें गर्दन से पकड़ के नहीं दबोच रहा कि आप इलेक्शन में जाइए। ठीक है, सियासी प्रेशर जरूर होगा, लेकिन वो प्रेशर मुझे लगता है कि हुकूमत सस्टेन कर रही है। और अ लॉट डिपेंड्स अब्दुल्ला और हुमा के जो केयर टेकर सेटअप्स हैं यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वो किस तरह से शेप अप होते हैं, कौन सी शख्सियात आती हैं और कौन सी शख्सियात फिर वज़राए आला जो निगरान होंगे उनके मनसब पर बैठेंगी। अ लॉट डिपेंड्स ऑन दैट। और ये भी ज़हन में रखिए कि हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी को नहीं भी मालूम होती या पता होती या कोई नहीं भी प्रिडिक्ट करता, लेकिन हो जाती हैं। लिहाजा यहाँ पर भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि देखिए जी, वो आइन में तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना है, लेकिन केयर टेकर जो हुकूमत है उसकी तो मियाद कोई नहीं है। अब देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो तुक समझ इसलिए नहीं आता कि अगर इंतखाबात हो गए तो फिर केयर टेकर हुकूमत का क्या तुक बनता है आगे चलने का। लेकिन क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे ये इन दो असेंबलीज के अंदर, ये भी एक सवाल है। और वी मस्ट कीप एन आई ऑन द फैक्ट कि कैसी केयर टेकर हुकूमतें आती हैं दोनों। अच्छा, इस मरतबा मुनीब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी ही कंफर्टेबल पोजीशन में होगी जितनी पिछली मरतबा थी, क्योंकि एक राय ये भी सामने आ रही है कि एक तो अब कारकर्दगी को लोग गेज कर सकते हैं, दो मुसलसल हुकूमतें हो गई हैं PTI की, फिर जिस तरह से ज़्यादातर इनका फोकस वफाक में एहतजाज और सड़कों पर रहने पर रहा है, और अब खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसा कोई मसला था नहीं, लोगों का दिया हुआ मैंडेट छोड़कर असेंबली से बाहर निकल आए हैं। लोग सवाल नहीं करेंगे जब ये लोग हल्के में जाएंगे अपने, फिर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल भी आपके सामने है। बिल्कुल लोग सवाल करेंगे, वो बात दुरुस्त है, लेकिन इमरान खान साहब की जमात को उन्होंने तकरीबन 9 साल हुकूमत वहाँ पर की है और बड़ा भारी मैंडेट मिला उन्हें 2018 के अंदर भी। पहले भी मैं यही बात कर रहा था कि अब टेस्ट है इस बात का कि इमरान खान साहब विद ऑल हिज पॉपुलैरिटी, क्या वो ये जो विनिंग स्ट्रीक है इसको जारी कर पाएंगे, जारी रख पाएंगे, खास तौर पर जब मुल्क के जो ग्राउंड रियलिटी है वो मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तदर हल्के हैं उनके साथ उनका ताल्लुक जो है वो इस वक्त बहुत और नौयत का है। इमरान खान साहब 2018 में बेनिफिशरी थे और वो इमरान खान साहब के बेनिफैक्टर थे, लेकिन इस वक्त वो स्पूनिंग तो नहीं हो रही इमरान खान साहब को। तो क्या हालात मुख्तलिफ हैं, और अगर मुख्तलिफ है तो वो सियासी मामलात पर और इंतखाबी मामलात पर किस तरह से असरअंदाज होंगे, ओनली टाइम विल टेल। अच्छा, हुमा बड़ी कंसर्न रहती हैं PMLN की लीडरशिप, क्योंकि मुल्क की मामलात तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन नहीं वो लोग नहीं आगे बढ़ रहे हैं, लंदन से आगे नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल भी नहीं लगता कि वहाँ कोई काम हो रहा है, वहाँ तो लगता है कि टेंशन भी नहीं है किसी चीज़ की। इन एनी केस ये बताएं कि कोई सजेस्टेड नाम है, कोई आपके दिमाग में आ रहे हो जो कि जिस पे इक्तफा हो सकता है, अग्रीमेंट हो सकती है फॉर अ केयर टेकर सेटअप इन KP? अभी नाम तो देखिए, क्योंकि अभी तहलील हुई है, अभी तो दोनों साइड्स नाम अपने दें। गवर्नर खत आज लिखेंगे, क्योंकि गवर्नर ही 224A के तहत कहते हैं टू द आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर एंड द आउटगोइंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनको। तो नाम तो अभी तक सामने नहीं है, लेकिन नाम जो आते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जो निगरान हुकूमत होती है वो खास निगरानी में काम करती है। तो बस ये जहन में रखिएगा कि खास निगरानी फिर बहुत खास होती है, और फिर जो नाम भी आते हैं वो भी, उनके अंदर भी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके ऊपर लोग जो कंसिडर की जाती हैं और उसके नतीजे में ही फिर नाम सामने आते हैं। अच्छा मुनीब, ये भी बता दें कि आपको लगता है कि ये अब क्योंकि PMLN की जो टॉप लीडरशिप है वो तो नथिंग रियली कंपेल्स देम टू कम बैक टू पाकिस्तान, ये अब कोई सिचुएशन ऐसी बनी है कि टॉप लीडरशिप अब कुछ वापस आने का सोचे? जी, मुझे लग रहा है, क्योंकि अब मरीम नवाज शरीफ साहबा का तो बताया जा रहा है कि वो जनवरी के इसी महीने के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान वापस तशरीफ ला रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से अभी क्लैरिटी नहीं है। आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि अभी काफी डिले ऑलरेडी हो चुका है और पार्टी ने काफी नुकसान ऑलरेडी उठा लिया है। मुनीब हमारे साथ ही रहिएगा। सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी तजिया। साफ़ी साहब, आप तो शुक्र अदा कर रहे थे या दुआएं कर रहे थे, अब तोड़ दी है, फाइनली टूट गई है, तहलील हो गई है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी।
असल में शुक्र तो मैं इसलिए अदा कर रहा था कि एक तो मेरी तालिब इल्माना राय है पहले दिन से जी कि मैं इन सब असम्बलियों को जाली समझता हूँ और गुज़िश्ता इलेक्शन को मैंने कभी भी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया है, उसको मैं सिलेक्शन कहता था। और अब तो खैर सब एतराफ़ात भी कर रहे हैं उसके जो मुख्तलिफ किरदार थे कि वो इलेक्शन नहीं था बल्कि वो सिलेक्शन था। और यही मामला कौमी असम्बली का भी है कि उनकी लीडर ऑफ द हाउस बदलने से ये नहीं हो जाता कि जाली असम्बली असली हो जाती है। और फिर ये था कि काफ़ी अरसे से कौम के असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटा दी गई थी और इसी में मीडिया और सियासत सारी इसके गिर्द घूम रही थी कि असम्बली टूट रही है, आ रही है, जा रही है। अब मसलन ये खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है इसका सूबे के असल मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। आप जानते हैं कि वज़ीर आला से लेके वज़रा तक खुद बत्ता दे रहे थे। तो इस मरतबा मुश्किल होगी आपको लगता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा पख्तूनख्वा के बारे में बड़ी कॉन्फिडेंट रहती है, 9 साल बरसर इक़्तिदार रहे हैं, अब आवाम का दिया हुआ मैंडेट छोड़कर बाहर आ गए हैं, इतनी अक्सरियत थी, मतलब कोई मसला नहीं था पख्तूनख्वा में। डिलीवरी के बारे में आवाम के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। आने वाला इलेक्शन PTI के लिए पख्तूनख्वा में कोई चैलेंज लेके आएगा साफ़ी साहब? नहीं, अवाम के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, अवाम के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक तो ये है कि अवाम के हाँ ये हुकूमत बदअमनी और दहशतगर्दी वापस लौट आई है। वो मीडिया उस तरफ तवज्जो नहीं देती क्योंकि छोटे सूबे हैं और वहाँ से रेटिंग ज़्यादा नहीं मिलती। इस पूरे अरसे में वहाँ पे अपराइजिंग है लोगों की, जिसको पासून कहते हैं, बाजवड़ में हुआ, मोहम्मद में हुआ, वजीरिस्तान में 4 दिन लोग इस शदीद सर्दी में धरना दिए बैठे थे। आपने देखा था कभी डॉक्टरों का एहतजाज होता था, कभी यूनिवर्सिटी टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती थी। ये तारीख में हमने पहली मरतबा देखा कि यूनिवर्सिटी टीचर्स ने एहतजाज किए। इसी तरह डॉक्टरों को मारा गया। और फिर ये तारीख में हमने पहली मरतबा देखा कि वज़ीर आला से लेके बाकी वज़रा तक वो अगर खुद बत्ते दे रहे हैं। उस रोज लतीफ़ अफरीदी का आपने रिसेंट वाक़या देखा कि अमन व अमान की क्या अबतर सूरत हाल है। और ये अभी इसी चंद रोज पहले PTI के एक सेनेटर जिनके बेटे आला सरकारी अफसर है, उन्होंने 50 लाख रुपए भत्ता भी दे दिया और साथ जो है दुम्बे भी ज़बा करा दिए जरगे के तौर पर। तो जो हुकूमत अपनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती थी उसने अवाम का क्या तहफ़्फ़ुज़। तो साफ़ी साहब मुश्किल होगी इस मरतबा उन्हें। जी साफ़ी साहब, लेकिन ये भी बताएं, अब तो तहलील होगी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, आगे आप क्या देख रहे हैं? मुमकिन निगरान सेटअप क्या हो सकता है आपकी नज़र में, या फिर बात आपको लगता है कि यहाँ भी इलेक्शन कमीशन तक ही जाएगी? हाँ, मुझे तो ये ऑब्वियस लगता है कि मामला इलेक्शन कमीशन तक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के अकरम दुरानी साहब हैं। और मौलाना साहब भी 1000 खूबियों के बावजूद उनकी ये खामी है कि वो अपने ही बंदे पे इसरार करते हैं। जिस तरह उन्होंने गवर्नर अपना रिश्तेदार लगवा दिया, तो इसी तरह वो वही वाला काम इसमें भी करेंगे कि अपने मर्जी का वज़ीर आला लगवाना चाहेंगे। और यही मामला PTI का होगा कि मेरिट की बजाय वो भी अपना बंदा लगवाना चाहेंगे। तो उस अपने बंदे में मुझे ये मुश्किल नज़र आता है कि दोनों के माबैन कोई इत्तेफाक राय हो जाए। इसलिए निगरान वज़ीर आला का मामला मुझे लगता है कि वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन के पास ही आएगा। अच्छा साफ़ी साहब, हम इस पे वफाक पे क्या असर पड़ेगा 2 असम्बलियों की तहलील होने के बाद, ये भी बात करेंगे आपसे। लेकिन पख्तूनख्वा के हालात ज़ाहिर है आप बखूबी जानते हैं। PTI की लीडरशिप जिस तरह कॉन्फिडेंट, सुप्रीमली कॉन्फिडेंट रहती है खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, पिछली मरतबा भी थे, इस मरतबा भी बयानात दे रहे हैं 2/3 के साथ वापस आएंगे, ये होगा वो होगा। इस मरतबा आपको लगता है कि शायद इनके एतमाद को ठेस पहुँचे और इंतखाबी नताइज इनको रियलिटी चेक दें? हाँ बिल्कुल, इस मरतबा उनको इसलिए चेक मैंने, क्योंकि इस मरतबा उनके लिए RTS फेल करने वाले नहीं है। इस मरतबा उनके लिए पोलिंग स्टेशनों से पोलिंग एजेंट निकालने वाले नहीं है।
इस मरतबा उनकी पार्टी में नेब से ब्लैकमेल करके जबरन पार्टी में लोग शामिल करने वाले नहीं है। हमने इस दौरान बहुत सारे उनके एमएनएज और एमपीएज और वजीर ऐसे देखे हैं कि जिनका अपनी लीडरशिप के बारे में खलवतों में बैठ के वो जितना करने वाला खैबर पख्तूनख्वा को ये समझते हैं उतना साबित ना हो। अब वफाक पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल मुनीब आप बताइएगा, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया, पंजाब असेंबली भी देख लें और केपी भी, तो वजीर आजम क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वजीर आजम का नेक्स्ट स्टेप सिर्फ एक यही होगा कि वो इस वक्त एक ही काम सोच रहे हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट से कैसे बचाया जाए, उससे दूर कैसे रखा जाए, दोस्त ममालिक से पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, डॉलर्स कैसे इकट्ठे किए जाएं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका ठीक किया जाए और मुल्क को सरवाइव करवाया जाए। इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो एक रेस्क्यू मिशन के ऊपर हैं, उनका और कोई इस वक्त काम नहीं है, वो यही काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो सियासत है और बहुत से जो बाकी मामलात हैं वो उन्होंने कुछ हद तक मैं समझता हूँ आउटसोर्स लंदन को भी किए हुए हैं, और बल्कि लंदन ही डिसाइड कर रहा है, और कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर वो फोकस मुकम्मल तौर पर नहीं कर पा रहे। लेकिन इस वक्त जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनका एजेंडा सिर्फ एक चूंकि आप सरवाइव करने की बात कर रहे हैं मुनीब, और हमारी मौशी बका की इस वक्त जंग है जो अवाम भी भुगत रहे हैं, हुक्मरानों को भी फैसले करने हैं। साफ़ी साहब क्या लगता है आपको, अब दोनों असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, वफाक में बैठे भी शायद ये लोग सोचें, अपना वादा पूरा कर दिया, वफाक में बैठे शायद लोग सोचें, शहबाज शरीफ और इनके इत्तेहादी, कि भाई जान छुड़ाओ, पहले इतनी अजाब है इन मामलात में हुकूमत करना, आवाम अलग परेशान है, रेप्यूटेशन खाक में मिल रही है, जनरल इलेक्शन ही हो जाए, या फिर आपको लगता है कि इन्हीं दोनों असम्बलियों में इलेक्शन होंगे और वफाक में हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और सभी आगे जाएगी? इस्तीफे भी मंजूर किए जा चुके हैं, वो भी हो गया। नहीं, एक तो ये सारी चीजें जो आपने बताई ये सब अपनी जगह पे दुरुस्त है, और अवाम महंगाई से और बेरोजगारी से और इन चीजों से हमारे अंदाजों से भी ज्यादा परेशान है। खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अब इस साल के लिए और आने वाले साल के लिए पाकिस्तान के बारे में जिन खदशात का इजहार किया है वो भी अपनी जगह पे हकीकत है। लेकिन उसके साथ सवाल ये कि क्या इलेक्शन कराने से ये मामला ठीक हो जाएंगे? उधर मुल्क चलाने वालों का ख्याल ये है कि इस दौरान आप अगर इलेक्शनियरिंग में जाते हैं और इन चीज़ों में जाते हैं तो वो मईशत का चैलेंज हो या बाकी चैलेंजेस हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एक तो चूंकि निगरान हुकूमतों के साथ ना IMF डील करती है, ना वर्ल्ड बैंक डील करती है, ना बाकी डील करती है, और दूसरा उसके बाद या ये आएंगे जो मौजूदा बैठे हुए हैं या जो गए हैं वो आएंगे। तो मईशत का और इसका सतिया तो उन्होंने नाश किया है और उन्होंने इसको मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। तो अगर वो आते हैं तो उन्होंने भी तो यही काम किया है, मईशत को इस मुकाम तक पहुंचाया था। और या फिर ये आएंगे जिनके बारे में आज वो कह रहे हैं कि इनको रुखसत कर दे तो मईशत ठीक हो जाएगी। तो इसलिए लेकिन बहरहाल जो समझदार लोग हैं और जो मुल्क चलाने वाले समझते हैं वो कहते हैं कि इस दौरान जब आप एक तरफ IMF के साथ एंगेज होते हैं, कभी जिनेवा में कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी एक मुल्क जाके कुछ मांगते हैं और डे टू डे की बुनियाद पर मुल्क को चलाते हैं, तो वो कहते हैं कि मुल्क किसी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर पाकिस्तान में इलेक्शन भी अभी आप देखिए सिंध में हुआ, तो सिंध का इलेक्शन इस सिर्फ एक पार्टी को काबिल कबूल है, उसके रिजल्ट बाकी सबको नाकाबिल कबूल है। उल्टा वो एक क्राइसिस का बायस बन रहा है। आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में इत्तेफाक नहीं है, आपका निगरानों के बारे में इत्तेफाक नहीं हो सकता, आपका किसी और के बारे में नहीं हो सकता। तो उससे तो ऑब्वियस है इलेक्शन कमीशन का मुनीब बेहतर जानते हैं लॉ को, वो उसको हटाने का तरीका ये नहीं है कि वो इमरान खान या शहबाज शरीफ की ख्वाहिश से इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हट जाएंगे। उसके लिए आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना होगा। इसी तरह इंतखाबी इस्लाहात के बारे में दोनों का कोई इत्तेफाक नहीं हुआ है। तो साफी साहब जो परवेज इलाही साहब परसों या कल कह रहे थे कि सारे इंतखाब साथ होंगे,
आपको मुश्किल लग रहा है, सारे इंतखाबात साथ नहीं होते हुए नजर आ रहे, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात अलग ही होंगे? नहीं, वो तो अब अदलिया पे डिपेंड करता है। हुकूमत ये कोशिश करेगी कि वो अपना केस बनाए और अदलिया की तरफ जाए और उनसे ज़्यादा टाइम ले लें और आम इंतखाबात तक जाएं। तो लेकिन ये तो अदलिया का अब फैसला होगा कि वो हुकूमत के उस दलील को मानती है या नहीं मानती। कोशिश इनकी ये होगी, कल मौलाना फजल रहमान ने कह भी दिया है और नून लीग की भी कोशिश नज़र आती है और पीपल्स पार्टी की भी, कि वो निगरान हुकूमतों का दौरानिया बढ़ा दे। और फिर अभी पीटीआई का भी तो काम मुकम्मल नहीं हुआ है ना। अब पीटीआई इधर दो से तो निकल गई, जो सबसे जाली असम्बली है वो तो बलूचिस्तान की है और बलूचिस्तान में पीटीआई हुकूमत में बैठी है और ये बाकी हुकूमत तो यानी बाप पार्टी और इसके साथ बैठी है। तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भी तो मामला बाकी है। तो ये अगर तोड़ दिए उन्होंने तो उनको क्यों नहीं तोड़ते? वो उस सिलसिले में अब आप ट्वीट शुरू कर दें साफी साहब। मैंने कहा उन दोनों असेंबलियों को लेकर भी आप ट्वीट शुरू करें अब। नहीं, ये तो उसूल तो फिर सबके लिए यकसा होना चाहिए ना। और ये आप अब्दुल्ला, मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन हुआ है? और फिर वो इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत हुआ है जिसको इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून का वर्कर कहते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ है, हम तो उधर तवज्जो नहीं देते। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वहाँ पे जो कुछ हुआ है। और फिर आपने बताया कि अली अमीन गद्दापुर की सरबराही में जो काम हुआ हो और यहाँ पे और शहरियार अफरीदी जैसे लोगों ने जो काम किए हों, उनके वजीर आजम की वो देख लें, एक्टिविटीज देख लें। लेकिन ये तो चलो एक तरफ रहने दें, लेकिन बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। और बलूचिस्तान में पीटीआई हुकूमत में बैठी है इन जमातों के साथ जो इस वक्त मरकज में शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रही है। अगर जो वो बिसात बिछाई थी इमरान खान साहब की हुकूमत ने, लेकिन उनके वजीर आला ने, बाप पार्टी ने अब उनको छोड़ के इधर नून लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और उधर इमरान खान के वज़रा उनके साथ बैठे हैं। तो कम से कम उनके वज़रा तो उधर से मुस्ताफी होना। लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफी साहब, शुक्रिया, थैंक यू। सुबह सुबह आपको भी जगाया मुनीब, एंड जाग तो आप जाते होंगे लेकिन तैयार करके सामने कैमरे पे बिठाया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और देखिए इस सारी बाय द वे सारी कॉन्वर्सेशन में एक जो हमें टच करती है, आवाम को जो लगता है वो सबसे डिप्रेसिंग बात है, ख़ासतौर पे आफ्टर यूनाइटेड नेशंस का ये कहना कि लो इनकम स्ट्राटा जो है उसमें पाकिस्तान आ चुका है, which is a very depressing state of affairs because हम देख रहे हैं ऊपर की लड़ाइयों में बाकी मुल्क का हाल क्या हो रहा है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब जैसे कह रहे थे ना कि इकट्ठे ही इलेक्शन होंगे, तो इकट्ठे इसी सूरत में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं कि वफाक के तो शायद पहले ना हों, लेकिन ये जो निगरान सेटअप हैं ये एक्सटेंड करते चले जाएं और फिर इकट्ठे इलेक्शन हों, मतलब कुछ महीने और, तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और इसमें परवेज़ इलाही साहब की बात भी रह जाएगी कि इकट्ठे इलेक्शन होंगे। एंड सो What will that achieve? और एक ट्रिब्यूट आज सब कॉन्टिनेंट में उर्दू अफसाने के सबसे बड़े नाम सादत हसन मंटो की 68वीं बरसी है। और आपको बताएं कि मंटो 1912 को भारतीय पंजाब के शहर लुधियाना में पैदा हुए थे। शुरू में कई फिल्म रिसालों की उन्होंने एडिटरशिप की और फिल्मी कहानियाँ लिखी, डायलॉग्स लिखे, मकाल में तहरीर किए। और क़याम पाकिस्तान के बाद सादत हसन मंटो लाहौर चले आए और उसके बाद तो मेरा ख्याल है द रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। कुछ ज़्यादा दिल नहीं लगा वैसे इनका लाहौर में। और आपको पता ही है इनके इंसानी जज्बात को मौजू बनाया गया। इनके अफसानों में 20 बरस की अदबी ज़िंदगी में 200 से ज़ायद कहानियाँ लिखीं, गैर अखलाकी तहरीरें लिखने पर इन पर मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हुए मगर किसी में सज़ा नहीं हुई। और 1966 में, अभी हम डायलॉग की बात कर रहे थे ना, तो एक फिल्म थी बदनाम, उसकी कहानी भी सादत हसन मंटो के अफसाने झुमके से ली गई थी, जिसमें अलाउद्दीन साहब का एक डायलॉग आज तक किसी न किसी सिचुएशन पे टिच बैठ हो ही जाता है। अच्छा जी, 9 सितारों की पॉलिटिकल गैलेक्सी यानी सियासी कहकशां को इक़्तिदार के ऐवानों में
जगमग करते 9 माह होने वाले हैं, लेकिन मुल्क की मईशत की आंखों पे रोशनी तो दूर की बात है, एक किरण नहीं फूट सकी। और एक्चुअली पिछले घंटे में भी हमने बड़ी इस पे डिटेल्ड गुफ्तगू की है। आपने वैसे एनालॉजी ड्रॉप थैंक यू, वेरी नाइस, रटा मारा था मैंने। लेकिन है तो सही ना। आगे आपको बता दें कि महंगाई की भी बहुत सी बातें हो रही हैं। महंगाई की अगर आप कहकशाओं की और सितारों की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि महंगाई की काली घटाओं ने हमें ऐसा अपनी लपेट में लिया है कि बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और हमें सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं, वादे वईद, और इसी पे इक्तफा हम सब किए बैठे हैं। और क्या करें कि IMF है जो संगदिल महबूब बने बैठा है और अब्दुल्ला मतलब मंटो से दिल इसका पिघलने का नाम तो नहीं ले रहा। आपने शायरी शुरू कर दी है, सुने जरा। We are committed to IMF's program. We will do everything to comply with their terms and conditions. Although I am constantly trying to persuade them that please give us a pause. I spoke to the managing director the other day. Kindly be considerate and compassionate and give us some breathing space. Well, this is an ongoing dialogue. I'm sure one day soon we will be able to convince them through logic and through facts. अच्छा जी, ये सूरत हाल है। नून लीग के सबसे बड़े मुआशी अरस्तु इसहाक डार साहब की क्या बात करें, इनकी बस आनियाँ जाने। अब तक लोग देख रहे हैं मौसर माशी पॉलिसियों के साथ हुकूमती रिट का भी शदीद बहरान है। कोई प्लान बन जाए तो हुकूमत उस पर अमल नहीं करा सकती। तवानाई बचत का मार्केटें बंद कराने का सिर्फ प्लान ही आया था, कहीं पे आपको इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ उसे नज़र नहीं आ रहा। शायद हुकूमत को खुद भी याद नहीं है कि उसने ऐसा कोई प्लान दिया था। स्टॉक मार्केट अगर किसी दिन थोड़ी सी संभलती है तो अगले दिन मुंह के बल गिर जाती है। कल का ब्लड बाथ ही आप देख लें, कल 100 इंडेक्स में 1653 पॉइंट्स की कमी हुई है, जिसे ब्लड बाथ ही कहा जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 2 बरसों में पाकिस्तान को डिफॉल्ट समेत महंगाई, खुराक और माशी बहरान के शदीद खतरात का सामना है। अच्छा, चूंकि आपने कल वाले ब्लड बाथ की बात की है तो इस पे हम ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। साबिक़ मुशीर वज़ारत ख़जाना खाकान नजीब हमारे साथ हैं। कल वाली ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मुल्क की मईशत का हाल और इसे संभालने के लिए IMF प्रोग्राम की ज़रूरत तो कौन नहीं जानता, लेकिन हुकूमत बस तसल्ली दे देती है और उनकी कोई शर्त अमली तौर पर मंजूर कर नहीं रही। तो क्या यही बेयकीनी है जो स्टॉक मार्केट में ऐसा हमने कल हाल देखा है? देखिए, जो स्टॉक मार्केट में कल हुआ उसकी बहुत सी वजूहात है, पर कलीदी वजह वही है जो आपने रखी है कि IMF के प्रोग्राम का जो डिले है वो एक जो डिफॉल्ट के फियर्स हैं उनको बढ़ावा देता है। सो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स जिटरी थे, पर इसके साथ साथ कुछ और वजूहात भी सामने रखी है, और वो ये हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो शायद 23 जनवरी को और बढ़ने टाइटन होने जा रही है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहा है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि अभी तक जो सऊदी अरेबिया और जो कमिटमेंट हुई UAE के साथ वो भी अभी मटीरियलाइज होने में वक्त लग रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो $4.2 बिलियन हैं। सो ये सब वजूहात जो हैं मिलकर, बट ऑफ कोर्स कलीदी वजह और कलीदी मूवमेंट जो होनी है वो यही है कि हमें IMF के प्रोग्राम का जो 9th रिव्यू है जो पाकिस्तान में शुरू होना था अर्ली नवंबर में, अब आप मिड जनवरी भी क्रॉस कर चुके हैं कि हम उसमें आगे नहीं बढ़े। हुकूमतों को जो उनसे डिस्कशन करनी है, जो भी हुकूमत हो उसको आगे बढ़ना चाहिए, उनकी शराइत पे डिस्कशन करनी चाहिए और एक निगोशिएटेड सेटलमेंट से इस प्रोग्राम को रिवाइव करना चाहिए ताकि जो डॉलर इनफ्लो है वो पाकिस्तान में बढ़ सके। अच्छा, अब आम तासुर यही है कि इक़दामात उठाए जाएंगे जो IMF कह रही है और मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन ये भी इन्हें एहसास नहीं है कि अगर डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता हो गए तो फिर तो ज़िंदा रहना शायद मुश्किल हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि ये सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं या सीरियस हैं? क्योंकि आम आदमी के लिए तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ बिल्कुल ही खाई है। तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों जो हैं आई थिंक क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। एक तो ये है कि हुकूमत
दुनिया भर में ऐसे पोर्ट्रे करती हैं कि ये IMF कंडीशनैलिटीज हैं। एक तो ये याद रखिए कि गैस प्राइसेस में तब्दीली करना या गैस प्राइसेस का तयन करना IMF का काम नहीं है, ना ही दुनिया में वो ये काम कर रही है। गैस प्राइसेस का तयन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ओगरा ने किया है। अब IMF जो है वो आपसे निगोशिएशन में ये कह रही है कि सितंबर 2020 से आपने इसमें रद्दोबदल नहीं किया। आप बताइए कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं? क्या आप इसमें सब्सिडी देना चाहते हैं? हमारी ऐसी इस वक्त हैसियत नहीं है, हमारे जो बजट की पोजीशन है कि हम सब्सिडी दे सकें। अब एक खसारा बन गया है जो 1600 अरब रुपए का है, जो कि गैस सेक्टर में है। तो हम इसको कैसे हल करें? ये फैसला हमने करना है कि हमें सितंबर 2020 से अब तक क्यों नहीं ये तब्दीली की। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि ये काम हमारे करने के हैं और हमें करने चाहिए। इससे जरूर एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, इसमें कोई दो आरा नहीं है, पर ये याद रखिए कि ये उस इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट से बहुत कम होगा कि खुदा न खास्ता हम ऐसी सिचुएशन में आए कि हमें सप्लाईज मुल्क में कम हो जाएं। आपने देखा कि थोड़ी सी वीट की किल्लत हुई तो आटे की कीमत किस तरह बढ़ी। ये वो मनाजिर हैं जो क्रिएट हो सकते हैं अगर हम IMF क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका खान नजीब साहब। IMF ऐसा लग रहा है कि 1 इंच अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। मतलब IMF मतलब आगे क्या बढ़ना है? आपको पता ही है कि हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक पूरा हुकूमत का प्लान था और शॉप्स को उसका क्या बना? मतलब इम्प्लीमेंटेशन में इतने इश्यूज हैं, हम ना करने को तैयार होते हैं, ना कोई करवाता है, भूल जाते हैं चीज़ें। अच्छा जी, कहा जाता है कि सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा है जिसकी बागें किसी के कंट्रोल में नहीं है, और ये बात पूरी सच ना भी हो तो बड़ी हद तक दुरुस्त है। इसी बात को सामने रखते हुए पार्लियामेंट हाउस में यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। वैसे ये तो हरीम शाह वाले वाक़े के बाद ही हो जाना चाहिए था। वो काफ़ी पुरानी बात होगी, मतलब अब याद आया है इन्हें। खैर एनीवे, दरअसल 23 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने पार्लियामेंटेरियन से बदतहजीबी की थी और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के एलामिये में कहा गया है कि इस नाखुशगवार वाक़े से प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन को आगाह किया गया, जिसका मौक़िफ़ था कि वो सिर्फ अपने अराकीन की ज़िम्मेदार हैं और यूट्यूबर्स और दीगर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका कोई लेना देना नहीं। बाकी हर कोई क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये तो खुद ही आ जाते होते हैं। आने को दिया जा रहा था। रिपोर्टर्स एसोसिएशन, हाँ जी, इनके पार्लियामानी सेक्रेटरी ABC आसिफ बशीर चौधरी का कहना है कि वो सिटीजन जर्नलिस्ट पर पाबंदी की हिमायत ऑल्दो नहीं हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर पाबंदी का ऐलान जो हुआ है, इसकी वजह क्या बनी है? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रब्ता किया था हमारी जो तंजीम है पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन, और उसमें हमें बताया गया था कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो थ्रेट्स हैं दहशतगर्दों की तरफ से, जो हालिया लहर आई है दहशतगर्दी की, उसके बाद पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी थ्रेट है, और यही वजह थी कि उसके बाद FC को भी डिप्लॉय किया गया है पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर। और हमारे से दरख्वास्त की गई थी कि आप हमारी रहनुमाई करें कि सिर्फ जो मीडिया हाउसेस के जो लोग हैं वो आ सकें, और जो यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका दाखिला कुछ टाइम के लिए हम बंद करना चाह रहे हैं। ये दरख्वास्त की गई थी नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ। तो इस सारी सूरत हाल में कुछ टाइम के लिए जो है ये पाबंदी जो है वो लगाई गई है कि सिर्फ जो नेशनल मीडिया है या जो इलाकाई एक्रीडेटेड ABC मीडिया है, वो मीडिया हाउसेस जो हैं उनके नुमाइंदगान जो हैं वो आएंगे नेशनल असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो कि सेशन की प्रोसीडिंग्स हैं या जो स्टैंडिंग कमेटियों की प्रोसीडिंग्स हैं उनके ऊपर। तो एक जो बड़ी वजह है वो दहशतगर्दी बताई गई थी, और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो है एक मौजूद सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा जो हैं उनकी तरफ से एक तहरीरी दरख्वास्त भी आई थी, उनको कुछ जो है यूट्यूबर्स जो थे उन्होंने हरास करने की कोशिश की थी। इससे पहले भी मुतअद्दिद शिकायत जो हैं वो नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट को मिली थी, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान की जानिब से भी एक तहरीरी दरख्वास्त दी गई थी। तो ये सारा बैकग्राउंड जो था, जो ये पाबंदी जो है फिल वक्त जो लगाई गई है, उसका ये बैकग्राउंड हमारे साथ शेयर किया। वैसे आसिफ, इसमें मुज़ायक़ा क्या है? क्यों आपकी तंजीम और सहाफ़ी इसकी मुखालफत कर रहे हैं?
कोई बैरियर तो होना चाहिए। कोई भी अपने आप को यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर कहे और पहुंच जाए गैलरी में और कुछ भी करे, बदतमीजी करे, सवाल उल्टे सीधे करे, टिकटॉक्स बनाए। मतलब वाई यू अगेंस्ट इट? इसका हल क्या निकलेगा? जी, ये जो पाबंदी लगाई गई है इसको हमने वक्ती तौर पर तो इसको हमने कबूल किया है, लेकिन क्योंकि आइन का आर्टिकल 19 जो है वो तमाम पाकिस्तानियों को आज़ादी इज़हार राय का हक देता है, और ये हक सिर्फ मीडिया के लिए मुख्तस नहीं है, और पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो उतना ही हक रखते हैं कि वो हमारी जो पार्लिमान की कार्रवाई है उसको जो है वो जाके देख सकें। इसी तरह हमारी जो जुडिशरी है, सुपीरियर जुडिशरी है, वो भी इन कैमरा ट्रायल नहीं होता, उसमें भी जो है मीडिया के साथ साथ शहरियों का हक है कि वो जो है वो जाके देख सकें जो भी कार्रवाई होती है अदालती। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तवील अरसे से सुपीरियर जुडिशरी के अंदर भी आम शहरी का दाखिला जो है उस तरह से उसको इजाज़त नहीं है। सिर्फ लिटिगेंट्स जिनको नोटिस होते हैं या वकला और मीडिया जो हैं उनको अलाउ किया जाता है। बल्कि अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूं तो रेड जोन के अंदर भी बिला वजह आपको जाने की इजाज़त नहीं है, और ये सारी जो इमारतें हैं ये रेड जोन के अंदर हैं। ताहम अभी जो पाबंदी आयद की गई है इसको हमने जुज़ वक्ती तौर पर तो कबूल किया है, लेकिन हम ऐसी तमाम पाबंदियों को गैर आइनी तस्लीम करते हैं जो किसी भी तरह से आज़ादी इज़हार राय या शहरी हुकूक के ख़िलाफ़ हो। ठीक है, इसका कोई हल दिस मेक सेंस एज वेल, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो किसी इदारे के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, फ्रीलांस काम करते हैं और एंड देन देयर इज अनदर वे। अगर आप यूएई, दुबई वगैरह में देखें, जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स जिनको कहा जाता है, इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, ये एक्रेडिटेड होते हैं और फिर कैंसिल भी हो जाती है अगर ये कुछ नॉर्म्स को फॉलो ना करें। तो देयर इज अ वे टू गो अबाउट इट, नॉट कोई भी मुंह उठा के यूट्यूबर या बन के आ जाए। यूट्यूबर्स या बड़ी दुनिया ने इसको भी स्ट्रीमलाइन कर लिया है, तो ये किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो और बड़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी है, लेट अलोन के इस पे कोई जाएगा। और फिर आपको पता ना, हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है बैन कर दो जी, हटा दो यहाँ से, तो वही हम करते आ रहे हैं। अच्छा जी, टाइम तो हमारा ख़त्म हो गया है और आपने हमें लिख के बताना है कि चूँकि हमारे घरों में और आधे पाकिस्तान में चूल्हों में गैस आती नहीं है, तो वो जो सिलेंडर से चूल्हे या बर्तन काले होते हैं उससे बचने का या फिर क्या तरीका है, क्या ऑल्टरनेटिव्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों से हमें ये भी पता चला है कि लकड़ी भी ख़त्म होना स्टार्ट हो गई है, तो लिहाजा वो भी नहीं मिल रहा। कर क्या रहे हैं आप? और एलपीजी भी 250 रुपए किलो मिल रही है, आप कितनी अफोर्ड कर सकते हैं? लेट्स शेयर सम आइडियाज टू राइट इनटू अस।